आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम समाजशास्त्र का प्रीवियस ईयर पेपर दिसंबर 2005 का देखेंगे। अगर जो आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? तो समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? सामाजिक वरीयता। मूल्य का संबंध सामाजिक रूप से क्या करना चाहिए से होता है। यह किसी भी समाज के लिए सामाजिक वरीयताएं हैं। मूल्य क्या होती है? सामाजिक वरीयताएं होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्योंकि मूल्यों के आधार पर ही व्यवहार के मानदंड निर्मित होते हैं। निम्न में से फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी? तो फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसकी है? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक है हर्बर्ट स्पेंसर की। समाजशास्त्र के क्षेत्र में ऑगस्टाम के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय ब्रिटिश दार्शनिक एवं सामाजिक विचारक हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कांट ने समाजशास्त्र के जिस नक्शे को बनाया, स्पेंसर ने उसमें रंग भरे। स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक लिखी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आवश्यकता सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? तो किसकी देन है? मेलिनोवस्की की। मेलिनोवस्की मानव शास्त्र के प्रकारवादी सिद्धांत के एक प्रमुख हस्ताक्षर थे। यूं कहिए पक्षधर थे। यह हस्ताक्षर इसमें गलत लिखा है, पक्षधर होना चाहिए। इन्होंने अपनी पुस्तक अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में आवश्यकताओं के सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनमें आवश्यकता के 3 प्रकार के उल्लेख किया: जैविक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकता और सांकेतिक या समाकलनात्मक आवश्यकता। आगे देखिए, वेबर के अनुसार करिश्माई नेता निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ये अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता रखते हैं। समाजशास्त्री साहित्य में करिश्माई सत्ता की अवधारणा का प्रयोग मैक्स वेबर ने किया था। इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता बताई थी। करिश्माई नेता सामाजिक परिवर्तन का बड़ा स्रोत होता है। प्रतिष्ठा संस्थानों में करिश्माई प्रघटना अस्थायी और अल्पकालिक होती है। करिश्माई नेता के विचारों में बदलाव आ सकता है। उसकी मृत्यु के बाद करिश्माई सत्ता का दस्तूरी तौर पर पालन किया जाता है। अतः करिश्माई नेता में अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संपूर्ण संस्था के तत्व कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन हमारे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। पहले है कारागार, फिर संरक्षण गृह है, होटल है, छात्रावास है। तो संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी थी? गॉफमैन ने दी थी। और इन्होंने जेल, आश्रम, सेना की छावनी, अस्पताल तथा पागल खाने को संपूर्ण संस्था का उदाहरण माना। तो इन गॉफमैन ने कौन सी पुस्तक लिखी? संपूर्ण संस्था। और किसको किसको माना इन्होंने संपूर्ण संस्था? जेल को माना, आश्रम को माना, सेना की छावनी को माना, अस्पताल को माना तथा पागल खाने को इन्होंने संपूर्ण संस्था का उदाहरण माना। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का क्या अर्थ है? संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति ही समाज का अनुरक्षण करती है। साधारण अर्थों में संस्कृति शब्द का प्रयोग सुसंस्कृत अथवा संस्कार के अर्थ में किया जाता है। निम्न में से धर्म का कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? सामाजिक स्त्रीकरण को बढ़ावा देना, ये धर्म का कार्य नहीं है। अन्य धर्म के कार्य देख लेते हैं। सामाजिक सुदृढ़ता को बनाए रखने में धर्म महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक नियंत्रण करता है, मानसिक दबाव से छुटकारा दिलाता है। लेकिन सामाजिक स्त्रीकरण को बढ़ावा धर्म नहीं देता है। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों तथा कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक एकल सामाजिक नैतिक समुदाय में बांधता है जो इसका अनुसरण करते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण को बढ़ावा देना धर्म का प्रकार नहीं है, क्योंकि स्त्रीकरण के आधार पर धर्म नहीं बल्कि संपत्ति, सम्मान एवं सत्ता का आसमान वितरण है। पिता के भाई की पुत्र वधू निम्न में से किसका उदाहरण है? वे किस प्रकार की
नातेदारी होगी, वैवाहिक नातेदारी होगी। वैवाहिक नातेदारी कह रहा पुत्र वधू है, तो विवाह संबंध से ये नातेदारी स्थापित हुई है, इसीलिए क्या होगा ये वैवाहिक नातेदारी, जिसका वैवाहिक नातेदारी का अर्थ जिनका रक्त से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए पिता के भाई की पुत्र वधू वैवाहिक नातेदारी का उदाहरण है। उदारता उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी एवं देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। मूल्य वे सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिगत धारणाएं एवं आदर्श हैं जिनके द्वारा वस्तुओं और घटनाओं को एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है। ये वे कसौटियाँ और व्यवहार के पैमाने हैं जिनके आधार पर अच्छे बुरे, वांछित अवांछित, सही गलत, कारणीय और अकारणीय का निर्णय किया जाता है। उदारता, उच्च पद की प्राप्ति, भौतिक पदार्थों का होना, समय की पाबंदी, देशभक्ति कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी अभिलाषा उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हुआ जाए तो उसे मूल्य कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के लिए किस अवधारणा का प्रयोग होता है? तो किस अवधारणा का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, वैवाहिक संबंधी नातेदारी। वैवाहिक संबंधी नातेदारी की अवधारणा का प्रयोग विवाह से स्थापित संबंधों के लिए होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता होती है। जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्नता होती है। गांव कस्बों, ये सही नहीं है हमारा ऑप्शन। तो गांव कस्बों गांवों की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन शहरों में तीव्र गति से होते हैं। नगरीय योजना अधिक आधुनिक आविष्कार है। भारत में अधिकतर प्रमुख नगर समुद्र के किनारे या यातायात वाले दरियाओं नदियों के किनारे बसे हैं। ये ऑप्शन आपके सही। आगे देखिए, निम्न में से विस्तृत परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं? विस्तृत परिवार के सदस्य, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दादा दादी। अभी पैसा देकर जो रहने वाले मेहमान या अतिथि होते, जो पेइंग गेस्ट होते, वो हमारे विस्तृत परिवार के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन भिन्न शाखी नातेदार होते हैं और जो नौकरों को भी नातेदारी की श्रेणी में माना जाता है। विस्तृत परिवार वह परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें नौकर को भी परिवार का सदस्य माना जाता है। इस प्रकार के परिवार में सभी रक्त संबंधी व अन्य संबंधी भी सम्मिलित होते हैं और ये एक पक्षी मातृपक्ष या पितृपक्ष या द्विपक्षी भी हो सकता है। कौन सा? विस्तृत परिवार की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। आगे देखिए, कथन है, बहुत से साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियाँ कुछ आर्थिक प्रक्रियाओं का आवश्यक पहलू होती हैं। कारण क्या है? साधारण समाज में इन आर्थिक विशेषताओं में पाए जाने वाली दैविक आपदाओं से जागृत होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये ए सही है, परंतु आर गलत है। देखिए फिर से ऑप्शन देख लीजिए, बहुत से साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियाँ कुछ आर्थिक प्रक्रियाओं का आवश्यक पहलू होते हैं। फिर साधारण समाज में इन आर्थिक विशेषताओं में पाए जाने वाली दैविक आपदाओं से जागृत होते हैं। फिर से देखिए, साधारण समाज में इन आर्थिक विशेषताओं में पाए जाने वाली दैविक आपदाओं से जागृत होते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारा कथन सही है, लेकिन उसका कारण गलत है। यह अभिकथन सही है कि साधारण समाजों में धार्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वस्तु विनिमय किया जाता है, जैसे ट्रेवियांडा द्वीप समूह में कुला व रिंग का विनिमय। साधारण समाज में इन आर्थिक विशेषताओं में पाए जाने वाली दैविक आपदाओं से जागृत नहीं होते। अब उपरोक्त में से किन संबंधों को दर्शाया जा रहा है? तो ये देखिए कौन से संबंध हैं ये, चलिए देखते हैं। पहला है स्वश्रक बहुपत्नी विवाह, स्वश्रक बहुपत्नी विवाह, या फिर भातृक बहुपति विवाह है,
या अभात्रक बहुपति विवाह। तो इसमें ये कैसा है, दिए गए चित्र में एक स्त्री का दो सगे भाइयों से विवाह को संबंध को दर्शाया गया है, यह भात्रक बहुपति विवाह है को दर्शाता है। आगे देखिए, जब एक ही भूभाग में दो जनजातियां रहती हैं और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान करती हैं, तो जिससे उनकी आपसी भिन्नता कम होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं समायोजन। समायोजन अनुकूलन की वह प्रक्रिया है जिसमें विरोध या भिन्नता के तत्व उपस्थित हो रहते हैं। जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री का निम्न जाति के पुरुष से विवाह होता है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा प्रतिलोम विवाह। क्यों? क्योंकि स्त्री उच्च जाति की है और पुरुष निम्न जाति का होता है, और इसी को ये प्रतिलोम है। अगर जो स्त्री जो होती है, यहाँ देखिए उच्च जाति, ये विवाह उच्च जाति की स्त्री और निम्न जाति का पुरुष है, लेकिन अगर यही उल्टा होता कि उच्च जाति का पुरुष होता है और निम्न जाति की स्त्री, तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। जिस विवाह में उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। धर्मशास्त्रों में इस प्रकार के विवाह की कटु आलोचना की गई। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को चंडाल या निषाद कहते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार जिसे समुदाय में भिन्नता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, देखिए ध्यान रखिए ये चार चीज़ें विशेषताएं, एक भिन्नता है, लघुता है, समरूपता है, आत्मनिर्भरता। भिन्नता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे उसको रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार क्या कहा गया है? उसे लघु समुदाय कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, लघु समुदाय। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार जिस समुदाय में भिन्नता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता की विशेषताएं पाई जाती हैं उसे लघु समुदाय कहते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, परिस्थिति सामाजिक संरचना की इकाई है, भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है, परिस्थिति और भूमिका दोनों ही सामाजिक संरचना के तत्व हैं, परिस्थिति और भूमिका दोनों गतिक और सदैव परिवर्तनशील तत्व हैं। किसी विशिष्ट समूह अथवा सामाजिक स्थिति में किसी विशिष्ट पद परिस्थिति के साथ जुड़े हुए तथा किन्हीं विशिष्ट दायित्वों और अधिकारों में आबद्ध व्यवहार प्रतिमान को भूमिका कहते हैं। भूमिका समाज सम्मत व्यवहार का एक तत्व है, ना कि व्यक्तिगत व्यवहार का। इसमें देखिए, इसमें पूछा गया था, सही नहीं है, तो इसमें क्या था? ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत था, भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार का एक तत्व है, जबकि भूमिका क्या होती है? समाज सम्मत व्यवहार का एक तत्व होती है। परिस्थिति सामाजिक संरचना की इकाई है, सही है। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही सामाजिक संरचना के तत्व हैं। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही गतिक और सदैव परिवर्तनशील रहते हैं। सारे ऑप्शन हमारे सही थे। ऑप्शन कौन सा गलत था? बी ऑप्शन गलत था हमारा। आगे देखिए, आदर्श व्यवहार को जिन्हें समाज आवश्यक मानता है तथा जिसका वह कठोरतापूर्वक पालन करता है, क्या कहा जाता है? जनरीतियाँ, जनरूढ़ियाँ, प्रथाएं या मान्यताएं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, जनरूढ़ियाँ। आदर्श व्यवहारों को जिन्हें समाज आवश्यक मानता है तथा जिनका वह कठोरता से पूर्वक पालन करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जनरूढ़ियाँ कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीड द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव हो, क्या कहा गया है ऐसे को मीड द्वारा? ऑप्शन देखिए, सामान्यीकृत दूसरे या सामान्यीकृत अन्य, संदर्भ दूसरे, महत्वपूर्ण दूसरे या मॉडल दूसरे। तो मीड द्वारा पहला ऑप्शन सही होगा, सामान्यीकृत अन्य या सामान्यीकृत दूसरे। मीड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्वमूल्यांकन और सामाजिक आदर्शों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है, उसे सामाजिकृत दूसरे या सामाजिकृत अन्य कहते हैं। निम्न में से किसके अनुसार सत्ता का विभेदी प्रसार वर्ग संगठन और वर्ग संघर्ष का निर्माण करता है? तो हमारे ऑप्शन में कार्ल मार्क्स हैं, रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ हैं, लेवी स्ट्रॉस हैं और लेवी स्पोजर हैं। हमारा ऑप्शन क्या सही है? रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ। डेरेनडॉर्फ का प्रमुख योगदान वर्ग सिद्धांत या वर्ग
संघर्ष और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में है। इनके अनुसार सत्ता का विभिन्न रूप में वितरण अनिवार्यता व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का निर्धारक कारक है। प्रकारवादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? मानव प्रकृति किस प्रकार की है? पेट्रोल, पानी, मोम या स्टील? तो प्रकारवादियों ने क्या माना है? पानी के समान मानव की प्रकृति को माना। प्रकारवादियों की विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति पानी की तरह होती है, क्योंकि निरंतर यह प्रक्रिया प्रवाहमान होता रहता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानवता का मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित है? प्रक्रियावाद, प्रसारवाद, संरचनावाद या अंतःक्रियावाद? तो ऑप्शन हमारा सही है कौन सा? अंतःक्रियावाद। मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति के द्वारा, ठीक है। तो अंतःक्रियावाद के बारे में देखिए। अंतःक्रियावाद मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित है, जो समाज के संबंधों का अध्ययन, सामाजिक कर्ताओं के होने वाले संकेतात्मक संप्रेषण संचार की प्रक्रिया के संदर्भ में करता है। यह सिद्धांत सभी प्रकार की मानवीय अंतःक्रियाओं, प्रतीकों और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वेबर के अनुसार स्थिति व्यवस्था क्यों लागू होती है? ऊपर व नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना, ऊपर नीचे सामाजिक गतिशीलता को हतोत्साहित करना, ऊपरी सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना परंतु निचली सामाजिक गतिशीलता को हतोत्साहित करना, ऊपर नीचे सामूहिक सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। मैक्स वेबर की परिस्थिति और परिस्थिति समूह की अवधारणा से तात्पर्य, पहला ऑप्शन क्या था? ऊपर नीचे की सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करना। तो मैक्स वेबर की परिस्थिति समूह की अवधारणा से तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक मानदंडों समान जीवन शैली के आधार पर विभेद किया जाता है। इस प्रकार स्थिति व्यवस्था ऊपर और नीचे सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करती है। आगे देखिए। महिलाओं की परिस्थिति और भूमिका में लोक मत में ऐतिहासिक परिवर्तन को समझने के लिए शोधकर्ता निम्न में से किस अध्ययन पद्धति को अपनाएगा? तो हमारा देखिए, नमूना सर्वेक्षण या जाने माने मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों के योगदान का विषय विश्लेषण या समूह केंद्रित विश्लेषण या सहभागी निरीक्षण। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन बी सही होगा। जाने माने मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों के योगदान का विषय विश्लेषण महिलाओं की परिस्थिति और भूमिका में लोकमत में ऐतिहासिक परिवर्तन को समझने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि अंतर्वस्तु विश्लेषण है। इसके अंतर्गत मीडिया द्वारा पिछले कुछ वर्षों के योगदान का विषय विश्लेषण किया जाता है। आगे आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? देखिए, ऑप्शन नहीं को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो पवित्र अपवित्र की अवधारणा किसने दी? दुर्खेम ने दी। संदर्भ समूह के मार्टन ने। शुद्धता और अशुद्धता ये किसने दिया? ड्यूमोन ने, लुई ड्यूमोन। और प्रभु जाति की अवधारणा जो थी घुरिये ने नहीं दी है। किसको दिया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। तो प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन घुरिये ने नहीं अपितु एम.एन. श्रीनिवास ने किया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, है ना। कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों के या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है? तो यह हमारा कौन सा सिद्धांत होगा? मार्क्सवादी सिद्धांत होता, प्रक्रियावादी सिद्धांत होगा, सांस्कृतिक सिद्धांत होगा या संरचनात्मक सिद्धांत होगा? तो प्रक्रियावादी सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्थिरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्तियों के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारों के आधार पर होता है। आगे देखिए, जाति अध्ययन में वेबर ने के स्थिरीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया है? तो किसने अपनाया है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे और जी.एस. घुरिये। तो इसको हमारा ऑप्शन बी सही है। क्या है? आंद्रे बेते को समाजशास्त्र में स्थिरीकरण और तुलनात्मक विधि का प्रणेता समझा जाता है। उन्होंने जाति अध्ययन में वेबर के स्थिरीकरण के सिद्धांत को अपनाया है ना। आगे देखिए।
कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाले कारक निम्न में से कौन सा है? तो बुद्धि संगत, परंपरा, भावनाएं, अर्थ। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन हमारा सही होगा सी, भावनाएं। भावनाओं का संबंध व्यक्तिनिष्ठ पहलुओं से है। कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक क्या है? भावना है। जब किसी में किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भाग में परिवर्तन स्वतः होने लगता है तथा इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना अपने में शामिल करते हुए एक नई व्यवस्था को जन्म देती है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर निम्न सिद्धांतों में किस प्रकार का सिद्धांत दर्शाया जाता है? सामाजिक परिवर्तन का क्रांतिकारी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का नव विकासवादी सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत। मतलब एक में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में स्वतः होगा, तभी संतुलन की स्थिति बनेगी। जब एक व्यवस्था के किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भाग में परिवर्तन स्वतः होने लगता है। इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना अपने में शामिल करते हुए नई व्यवस्था को जन्म देती है। यह मान्यता सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत को दर्शाया गया। आगे देखिए, जब किसी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता निम्न में से किस विधि को अपनाएगा? कह रहा है सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण करना है तो किस विधि को अपनाएगा? आगमनात्मक शोध विधि या निगमनात्मक शोध विधि, निगमनात्मक, अन्वेषणात्मक शोध या सैद्धांतिक, जिसे समष्टि शोध भी कहते हैं आगमनात्मक को, और निगमनात्मक को असमष्टि शोध कहते हैं। तो इसमें किस विधि को अपनाएगा सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए? चलिए देखते हैं। निगमनात्मक शोध के अंतर्गत अपनी रुचि के किसी सिद्धांत के बारे में सोच से प्रारंभ होकर परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है एवं मूल सिद्धांत का प्रमाणीकरण किया जाता है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन किसका कार्य था? तो ये ऑप्शन नंबर देखिए, जनसंख्या घनत्व, धर्म, परिवार, मानवता द्वारा संपन्नता की तलाश। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। दुर्खिम समाजशास्त्र के वास्तविक पिता माने जाते हैं। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन एक विशुद्ध सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पहला पक्ष जनसंख्या की वृद्धि है, दूसरा पक्ष नैतिक है। समाज का नैतिक दायित्व है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान और कार्य प्रदान करे। तो हमारा ऑप्शन ए सही था। क्या था कि दुर्खिम के श्रम विभाजन किसका कार्य था? जनसंख्या का घनत्व का। पर्यावरण संबंधी गलती का कारण निम्न में से कौन सा है? वृहद व्याख्या के आधार पर सूक्ष्म आधार पर नतीजा निकालना, सूक्ष्म आधारित व्याख्या के आधार पर वृहद स्तर पर नतीजा निकालना, निरीक्षण की इकाई का विश्लेषण की इकाई जैसा न होना, निरीक्षण की इकाई का सही से परिभाषित न होना। तो ऑप्शन हमारा सही है, निरीक्षण की इकाई का विश्लेषण की इकाई के जैसा ना होना, है ना। चलिए आगे देखिए, एक शोधकर्ता को आपराधिक गैंग बनाने और समाप्त करने के अध्ययन का प्रयास में गैंग का स्वयं भी सक्रिय सदस्य बन जाता है। इस तरह की भूमिका को आप क्या कहेंगे? तो देखिए, इसमें साफ पता चल रहा है कि उसमें खुद भाग ले रहा है शोधकर्ता। जब शोधकर्ता किसी शोध में खुद स्वयं उसका भागीदार बन जाता है तो ऐसे शोध को हम क्या कहेंगे? ऐसे शोध को कहा जाता है सहभागी निरीक्षण या सहभागी अवलोकन कहा जाता है ना। तो सहभागी निरीक्षण वह विधि है जिसमें एक अन्वेषक या शोधकर्ता या अध्ययन करने वाला द्वारा किए जाने वाले परिवेश का एक हिस्सा बन जाता है। वह स्वयं को अन्वेषक विषय के समूह के जीवन का हिस्सा बना लेता है और उस परिवेश में स्वयं को शामिल कर लेता है। जब एक शोधकर्ता का आपराधिक गैंग बनने और समाप्त करने के अध्ययन के प्रयास में गैंग का स्वयं सक्रिय साझेदार सदस्य बन जाएगा तो वो इस तरह की भूमिका को सहभागी निरीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से आदर्श समाजों की कौन सी विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन देखिए, मशीनी सुदृढ़ता, संवेदनात्मक संबंध, नातेदारी की प्रमुखता, सामाजिक भिन्नता। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, 1 और 3। तो इसमें क्या होगा? मशीनी सुदृढ़ता और नातेदारी की प्रमुखता। मैकआवर और पेज ने अपनी पुस्तक
इनकी मैगर पूर्वज की पुस्तक कौन सी? सोसाइटी में समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है। समाज परिपाटियों, कार्यविधियों, सत्ता, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों, मानवीय व्यवहारों के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। आदर्श समाज वह समाज है जिसमें मशीनों की सुदृढ़ता हो और साथ ही साथ नातेदारी की प्रमुखता हो। आगे देखते हैं। निम्न में से सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल और आकृति के रूप में किसने परिभाषित किया है? सामाजिक संरचना की बात कह रहा है और भूमिका संबंधों का जाल है और आकृति के रूप में परिभाषित किसने किया? नॉडेल ने किया, लेवी स्ट्रॉस ने किया, रेडक्लिफ ब्राउन ने किया, मार्टन ने किया। सामाजिक संरचना को एक जाल के समान और आकृति के रूप में, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? नॉडेल है, लेवी स्ट्रॉस है, रेडक्लिफ ब्राउन है, मार्टन है। आइए देखते हैं। नॉडेल ने किया है। तो नॉडेल एक विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों को प्रभावित किया है। उनके अनुसार किसी वस्तु या सत्ता के हिस्सों में औपचारिक संबंधों को संरचना कहते हैं। इसमें बता रहे हैं उनके अनुसार वस्तु या सत्ता के हिस्से के औपचारिक संबंध को संरचना कहते हैं। उन्होंने सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल और आकृति के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया है? नॉडेल ने किया। अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं? अतार्किक क्रियाएं, ऑप्शन देखिए, क्रियाएं जो साध्य को हासिल करने के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग करते हैं, क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं द्वारा होता है, क्रियाएं जो पक्षपातपूर्ण तथा निष्पक्ष होती हैं, क्रियाएं जो अविशिष्ट होती हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, क्रियाएं जिनका संचालन भावनाओं द्वारा होता है। अतार्किक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिनमें क्रियाओं का संचालन भावनाओं द्वारा होता है और उसके विपरीत तार्किक क्रियाएं तर्क और तथ्य के आधार पर होते हैं। सिद्धांत क्या है? ऑप्शन देखिए, सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। पहले देखिए, तर्क संगत अवधारणाएं हैं, तथ्यों का सामान्यीकरण है, तर्क संगत तथ्य हैं या घटनाओं का सामान्यीकरण है। तो सिद्धांत घटनाओं का सामान्यीकरण है। उनका प्रमुख कार्य यथार्थ का विश्लेषण और व्याख्या करना है। यह घटनाओं के घटने के कारणों की व्याख्या करता है। शोध की भाषा में एक सिद्धांत अंतर संबंधित अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रस्थापनाओं का एक समूह है जो किसी घटना से संबंधित विभिन्न चरों को नीचे पाए जाने वाले संबंधों को स्पष्ट करता है। आगे देखिए, तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत घटनाओं का सामान्यीकरण है। फिर से देख लीजिए, सिद्धांत एक घटनाओं का सामान्यीकरण है। उनका प्रमुख कार्य यथार्थ का विश्लेषण और व्याख्या करना है। यह घटनाओं के घटने के कारणों की व्याख्या करता है। शोध की भाषा में एक सिद्धांत अंतर संबंधित अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रस्थापनाओं का एक समूह है जो किसी घटनाओं से संबंधित विभिन्न चरों के नीचे पाए जाने वाले संबंधों को स्पष्ट करता है। आगे देखिए, पितृसत्तात्मक और मैत्री सत्तात्मक नातेदारी संगठन जिसमें सदस्यों के एक साझा पूर्वज होते हैं, निम्न में से कौन सा है? सत्तात्मक या टोटम, कुल प्रतीक जिसे कहते हैं, गोत्र या फ्रेटरी। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्या होगा? गोत्र। अंग्रेजी के क्लैन शब्द के लिए हिंदी भाषा में गोत्र शब्द का प्रयोग कई वंशजों के ऐसे व्यापक समूह के लिए किया जाता है। गोत्र की सदस्यता जन्मजात होती है। पितृसत्तात्मक और मैत्रीसत्तात्मक नातेदारी संगठन जिसमें सदस्यों का एक साझा पूर्वज होते हैं उसे गोत्र के नाम से दिया जाता है। फिर से समझिए कि पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक होते हैं नातेदारी संगठन, जिसमें ये मैत्री नहीं होगा, मातृसत्तात्मक होगा। तो संगठन में जिसमें सदस्यों का एक साझा पूर्वज होता है उसे गोत्र का नाम दिया जाता है। मार्टन के अनुसार विचलन का अर्थ वह व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? मार्टन ने कैसा माना विचलन को? जो सात्मीकरण लाता है, जो अस्वीकृत होता है, जो प्रतीकात्मक होता है, जो स्वीकृत होता है। तो मार्टन ने माना जो अस्वीकृत होता है। विचलन कैसा व्यवहार है? अस्वीकृत व्यवहार होता है। मार्टन के अनुसार प्रत्येक समाज में कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए संस्थात्मक लक्ष्य होते हैं। जब लोग इनमें तारतम्य नहीं बिठा पाते हैं तो विचलन होता है। भूमिका सेट की अवधारणा किसने दी? तो आर के मार्टन ने दी है।
आर के मर्टन ने इस अवधारणा का प्रयोग किया। एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाओं के समुच्चय को भूमिका पुंज कहते हैं, या भूमिका पुंज कहेंगे, या भूमिका सेट कहेंगे, या रोल सेट कहेंगे। कई नामों से इनको जाना जाता है। आगे देखिए, जब बारंबारता सूचक सामग्री में से मानक विचलन का मूल्य 2.2 प्राप्त हो तो इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है? कम विचलन, नकारात्मक विचलन, समरूपता या संगणना में गलती। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। सूचक सामग्री से मानक विचलन का मूल्य 2.2 प्राप्त हो तो इसे नकारात्मक विचलन का अर्थ निकलता है। आमतौर पर शोध परिकल्पना निम्न में से किससे ली जाती है या बनाई जाती है? तो अनुभवजन्य तथ्य, या शोधकर्ता की कल्पना, या सैद्धांतिक प्रारूप, या पिछले शोधों से। तो शोध जो परिकल्पना होती है, उपकल्पना होती है, हाइपोथेसिस होती है, सैद्धांतिक रूप से के द्वारा एक ही शोध उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। शोध उपकल्पना एक काम चलाओ निष्कर्ष होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एक शोधकर्ता जब किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है, उस बस्ती में अंतराक्षपण कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए उसे किस प्रकार का शोध डिजाइन पर विचार करना चाहिए? तो कैसा शोध डिजाइन होगा? अन्वेषणात्मक होकर उसमें खोज करेगा नई चीज़ों का, है ना। अन्वेषणात्मक अनुसंधान में अभिकल्प का प्रयोग तब किया जाता है जब उस प्रकार के विषय में पर्याप्त जानकारी न हो। अब देखिए, इसमें जानकारी भी नहीं होती। ऐसे शोध में, जो अन्वेषणात्मक शोध होता है, तो विशेष जानकारी, विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी भी नहीं होती है। जिसके विषय में अनुसंधानकर्ता को या तो कोई जानकारी ना हो या सीमित जानकारी हो। व्यक्तिगत मानों को कुल योग के विचलन का औसत सदैव निम्न से क्या होगा? सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, सकारात्मक या नकारात्मक, या जीरो। तो व्यक्तिगत मानों में कुल विचलन का औसत सदैव जीरो होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के किसी जिले में 1000 जनसंख्या पर मोटर वाहनों की संख्या किसका उदाहरण है? तो मोटर वाहनों की संख्या किसका उदाहरण है? ये भारत के किसी जिले में 1000 जनसंख्या पर मोटर वाहनों की संख्या कैसा है? ये अनुपातिक चर है ना। प्रति हजार पर मोटर वाहनों की संख्या किसी जिले में, तो ये अनुपातिक चर की श्रेणी में आएगा। जातीयता या एथनोसेंट्रिज्म क्या है? अपनी संस्कृति को अन्य दूसरों की संस्कृति का आंकने में प्रबल प्रवृत्ति, दूसरी संस्कृति को आदर के भाव से देखने की प्रवृत्ति, या दूसरी संस्कृति को अपनी संस्कृति के बराबर समझने की प्रवृत्ति, या दूसरी संस्कृति को अपनी संस्कृति को ढालने की प्रवृत्ति। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृतियों को आंकने की प्रवृत्ति। जातीयता या एथनोसेंट्रिज्म, जातीयता अपनी संस्कृति के अनुसार दूसरी संस्कृतियों को आंकने की प्रवृत्ति है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समनर ने किया था। अंतः समूह और बाह्य समूह के बीच में पक्षपात मनोवृत्ति के लिए किया था, है ना। आगे देखिए, ये पुस्तकें हैं, सम्मिलन करना है। क्लास एंड इन कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो ये जान रहे हैं, राल्फ डॉर्फ का है। लोनली क्राउड, और ये ऑप्शन दिए हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये राल्फ डेरेनडॉर्फ है। लोनली क्राउड रिजमैन की है, डी रिजमैन। दास कैपिटल मार्क्स की है। एंड द एफ्लुएंट वर्कर, ये गोल्डथॉर्प की है। चलिए फिर देखिए, इसमें दिए हैं मैचिंग सोल्यूशन, देखते हैं इसका। लुकिंग ग्लास सेल्फ किसका है? C.H. कूले का है। डिमोटिकल सर्कमस्पेक्शंस गॉफमैन का है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दुर्खिम का है। ईड ईगो एंड सुपर ईगो फ्राइड का है। ऑप्शन ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने समाज
ने संघर्षों को प्रकारों को महत्व देते हुए संघर्ष सिद्धांत एवं संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत को जोड़ा है। तो किसने किया है? लेविस कोजर ने। अमेरिकी समाजशास्त्री एल कोजर ने संघर्ष को प्रकारात्मक माना, क्योंकि बहुविध समाजों में संघर्ष लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। लेविस कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष सिद्धांत एवं संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांतों को अधिक से अधिक स्पष्टता देना चाहते हैं। वे जॉर्ज सीमल की कृतियों से संघर्ष की जो अवधारणा है उसे पुरजोर तरीके से अधिक पैना बनाने की कोशिश की है। किसने की है? लेविस कोजर ने की है। चलिए, ये हमारा एक पेपर कंप्लीट होता है। अगर जो आपको वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।